अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी क्लास होगी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, जो है वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, जिस तरह से आपको मैंने सिखाया था एरिया पेरीमीटर वगैरह फाइंड करना, लेकिन वो ऐसी शेप्स थी जो आपके लिए रेगुलर शेप्स हैं, लेकिन कुछ इरेगुलर शेप्स भी होती हैं। इरेगुलर से मुराद मेरा कुछ डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं जो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है उसका एरिया कैसे फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोम्बस है ना। शेप्स मैं आपको दिखाती हूँ रोम्बस की शेप यहाँ पे दिखाती हूँ। ये एक रोम्बस है हमारे पास ना। अब ये है, अब इसका जो अगर एरिया फाइंड करना हो तो इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। इसके ये जो डायगोनल्स हैं, ये इन डायगोनल्स का हमारे पास क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों डायगोनल्स हैं तो फिर हम जो है एरिया का फॉर्मूला जो है इस पे लगा सकते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा रोम्बस के 1/2, ठीक है। डी वन से मुराद है डायगोनल 1, और मल्टीप्लाई बाय डी टू से हमारा मतलब है दूसरा डायगोनल। तो अभी आप लोग क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स। एक डायगोनल जो भी रख दे, 118 रख दें या 2 वाला 18 रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने 1/2 करा, उसके बाद हमने D1 की जगह रखा 18, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने D2 की जगह पे रखा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा इसका एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो भी होगा इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका एंड यू विल गेट द आंसर। ऐसे फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड कर ले पहले वाले को, तो 90 हो जाएगा। 90 टाइम्स 24, 90 टाइम 24, आई थिंक इट विल अप्रोक्सीमेटली बी 9 4 36, और 6 ऊपर जाएगा तो 18, 18 प्लस 3 21, तो ये हो जाएगा 216 जो है एरिया आ जाएगा आपका डायगोनल। सही है। जिसने 211 किया था आपको थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी आई थिंक, अदरवाइज इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 216। सही है इसके एरिया का। ये तो था एक तरीका रोम्बस का, जो है आप लोगों ने डायगोनल से फॉर्मूला में, अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो, इमेज नहीं दी हुई हो, तो डायगोनल्स बताए गए हो, तो आप ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक और है मेरे पास ऑप्शन में, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एरिया ऑफ रोम्बस। आपको इस तरह की कोई इमेज दी हुई हो ना, इस तरह की इमेज दी हुई हो जिसमें आपको हाइट बताई गई हो और आपको बेस बताया गया हो, फिर भले आपको डायगोनल्स नहीं पता, स्टिल यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपने क्या करना है, बेस टाइम हाइट करना है एंड देन यू विल गेट दी एरिया ऑफ दिस रोम्बस। आई होप यू आर गेटिंग मी। इस तरह की अगर पिक्चर दी हुई हो आपको क्वेश्चन के अंदर और आपको जो है उसमें बताया गया हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है भाई हाइट है आपकी 5, और आपका ये वाला डायगोनल है समझ लें 3 है ये वाली साइड, और ये बेस आपका जो है 5 है, तो आपको इसके साथ कुछ करना नहीं है, इसको आप भूल जाएं, इसका आपके साथ ताल्लुक नहीं है। आपने क्या करना है, हाइट यूज करनी है और आपने बेस यूज करना है। 5 टाइम 5 इज इक्वल्स टू 25, आपका फिर हो जाएगा इसका एरिया। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है, ये इमेज दी हुई हो और आपको बताया, आपसे पूछा गया हो कि इसका बताया एरिया कैसे होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सही है, ये था ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपने करना है पर्सन, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है, क्वेश्चन के अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर कर देना है। सही है। अब आपको बताया गया है, अ पर्सन इन्वेस्ट 30% ऑफ देयर मंथली सैलरी इन स्टॉक्स, 20% इन सेविंग्स एंड 10% इन म्यूचुअल फंड्स। इफ द रिमेनिंग 40% इज यूज फॉर देयर other expenses and they spend $1,200 on other expenses, what is their monthly salary? अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो पूरी लाइन है इंफॉर्मेशन की, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरी अननेसेसरी है। इसका हमारे आंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना किस चीज से, हमारा लेना देना इससे है कि वो कह रहा है 40% जो रिमेनिंग बच गई अदर एक्सपेंसेस पर यूज कर रहा है, और जो अदर एक्सपेंसेस पर ये 40% यूज कर रहा है उसका वैल्यू है $1,200। सही है। तो हमने क्या बताना है, उसकी टोटल सैलरी बतानी है। अब इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं या इक्वेशन बनाते हैं।
तो मतलब हमारे पास आएगा 40%। हमें नहीं पता उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं 40% ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स उसकी सैलरी है, इज 1200, क्योंकि उसने कहा ना कि $1200 जो वो स्पेंड कर रहा है अदर एक्सपेंसेस पर, वो है 40% ऑफ द टोटल सैलरी, ठीक है। अब 40% है उसका टोटल का, तो अब इसमें से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको उसकी टोटल सैलरी मिल जाएगी। आपको पता है अगर परसेंट हो तो उसका मतलब है हमने करना है 100 से डिवाइड, और एक्स एक्स ही रहेगा, जगह पर है फॉर्मूले का। और यहाँ पर हमारे पास है 1200, ठीक है। फर्दर आप इसको सॉल्व करें, 40 मतलब एक 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका ये हो जाएगा 4 एक्स बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो डिवाइड के बाद 10 बचा, ये 10 इस तरफ होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएंगे 12,000। सही है। आप एक्स 4 डिवाइड करेंगे 12,000 के साथ, तो यू विल गेट 3,000, ठीक है। 3,000 जो है $3,000 उसकी टोटल सैलरी है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 3,000 का क्या 40% 1200 होता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई 1200 होता है, तो सही है, हमने सही किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री का है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अ रेक्टेंगुलर टैंक has a length of 10 meters, a width of 4 meters and height of 3 meters. Calculate the volume of the tank in cubic meters and the amount of water in liters. और यहाँ पे बताया गया है कि 1 cubic meter बराबर है 1000 liters के, ठीक है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम अगर फाइंड करना है हमें किसी टैंक का, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका कैसे करेंगे। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, आपको पता है क्यूबिक मीटर में आएगा, तो हमने क्या करना है 10 इंटू 10 टाइम्स 4 टाइम्स 3, क्योंकि क्या करना है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हमें इसका वॉल्यूम इस तरह से मिल जाएगा, जो कि बराबर होगा 10 4 40 और 43 120। तो ये आ गया हमारा 120 क्यूबिक मीटर्स। हमें पता है ये तो आ गया भाई इसका वॉल्यूम, लेकिन हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर भी फाइंड करना है, यानी लीटर्स में। तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 लीटर्स के, तो 120 टाइम्स 1000, तो ये बराबर हो जाएगा, सही है, 1,20,000 के लीटर्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 1 मिनट देती हूँ, अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन है, a student scored 85, 78, 92 and 89 on 4 टेस्ट। 4 टेस्ट दिए उसने, ये उसके चारों टेस्ट के स्कोर हैं। What score must they achieve on a 5th टेस्ट? 5वीं टेस्ट में वो कितना स्कोर करे कि उसकी सारी एवरेज 88 आ जाए, 96। ओके, जिसने जवाब दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं दिया उसके लिए मैं इक्वेशन बना दूं। इक्वेशन ऐसे बनेगी, फॉर एग्जांपल आपकी पहली टेस्ट का स्कोर है 85, प्लस किया दूसरी का स्कोर जो कि है 78, प्लस किया हमने तीसरी का स्कोर जो कि है 92 एंड प्लस 89। अब 5वीं टेस्ट का हमें नहीं पता क्या स्कोर है, तो 5वीं टेस्ट के स्कोर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे x, और हमें क्या चाहिए टोटल, उसकी एवरेज चाहिए 88, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ टोटल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल्स टू एवरेज। अब इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा आइदर द आंसर इज 96 और व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज का, एज वाला वर्ड प्रॉब्लम। अ फादर इज करेंटली 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। In 8 years, the father's age will be 2.5 times his son's age. What are their current ages? Father is currently 4 times as old as his son. For let the age of father is X and let the age of son is Y. So father's age is equals to 4 times son age, which is equals to X is equals to 4y. And in next, like in 8 years, which means X plus 8, the father's age will be 2.5। 2.5 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में करें तो क्या आएगा, 5/2, 5/2 ऑफ सन्स एज इन 8 years,
ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है दोनों की एजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे x की जगह पे 4y प्लेस कर दें तो आपको जो है इन दोनों की एजेस मिल जाएंगी, एक की मिल गई तो दूसरे की भी मिल जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही है। ये है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज साइड्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स एरिया। अब ये भी एक एक्सेप्शनल है, आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया का फाइंड करने का तो पता है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको सिर्फ साइड ही दी गई है ना, हमें तो बेस और हाइट दोनों चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है उसका फॉर्मूला होता है थोड़ा डिफरेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एज का समझ नहीं आया, देखें एज का आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम में हम करते ही ऐसे हैं, स्टेटमेंट में से हमने बनानी होती है इक्वेशन। आप देखें पहली स्टेटमेंट है अ फादर इज, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि फादर की एज जो है, फादर्स एज इज एक्स, हमने लेट कर लिया, सही है। एंड तो हमने कहा कि फादर की एज एक्स है एंड सन्स करंट एज की बात करें, सन्स एज इज वाई। तो हम पहले एक्सप्रेशन को अगर देखें, अब फादर इज, तो फादर की एज एक्स, इज इक्वल की साइन आ गई 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 4 टाइम्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई करना है सन की एज के साथ, तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी में इन 8 ईयर्स, इन 8 ईयर्स का मतलब है 8 साल बाद, यानी कि उनकी दोनों की एजेस में हमने 8 साल प्लस करने हैं। तो 8 साल बाद फादर की एज तो हो जाएगी एक्स प्लस 8 और सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 8। लेकिन रिलेशनशिप क्या बनेगा कि 8 साल बाद फादर की जो एज है वो 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी सन की एज के। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 2.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्रैक्शन में करके लिख दिया जो कि बन सकता है 5.2। ठीक है, 2.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको दोनों की एजेस मिल जाएंगी। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना अगर किसी को नहीं आता तो मैं अभी बता देती हूँ। ये देखिए पहली इक्वेशन है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो x की जगह पे हम 4y पुट कर देते हैं, हमने x की जगह पे 4y पुट कर दिया, प्लस सेम ही रहेगा, 8 भी सेम ही रहेगा, बराबर है ये 2.5 को आप y से पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 बाय प्लस 8। अब 8 से आपने 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, 8 को अगर हम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 20 से, सही है। 2.5 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, सही है। तो ये y जो है हम इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 4y में से 2.5 y को माइनस करेंगे तो 1.5 y बच जाएगा, और ये प्लस का 8 है इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8। तो हमारे पास यहाँ पे 1.5 y बराबर आ जाएगा इसके 12 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 1.5 से। 12 को अगर हम 1.5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, कोई कैलकुलेट करके मुझे बताए कि अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा, सही है। तो 8, तो सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई 8 ईयर्स, और फादर अगर 4 टाइम्स है सन की एज के तो फादर्स की एज क्या हो जाएगी 32 ईयर्स, सही है। son's age is 8 years, since we know father is 4 times age old as son, तो 4 times 8 is equals to 32। तो हमारा जो x है यानी कि फादर की एज है वो है 32 ईयर्स, ये दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना अगर नहीं आता तो ये वाला देख लीजिएगा, आई होप कि अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैं बता रही थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर इक्वेशन इंसर्ट करती हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडिकल 3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे रेफर करता है साइड्स को, यहाँ पे दिया गया है ना इक्वल साइड 10 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर यहाँ पे साइड को रेफर करता है। तो आप ए की जगह पे यहाँ पे साइड का वैल्यू अगर पुट कर दें जो कि 10 है तो ये बराबर हो जाएगा, अगेन ये तो सेम ही रहेगा, तो ये 10 स्क्वायर जो है 100 बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो ये 25 बन जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो 25 बन जाएगा,
और ये 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 3, या फिर 25 रेडिकल 3 भी कह सकते हैं, रेडिकल 3 25 भी कह सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो अलग होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा अगर आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ तक भी वैसे भी यहाँ तक भी सही है अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लें। अभी ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, एक दो मुझे भेजा था स्टूडेंट्स ने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी करवा दूं। तो अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे किसी ने भेजा था। इसमें क्या बता रहे हैं, लेरी हैज 5 मोर डाइम्स देन निकल्स फॉर अ टोटल ऑफ $1.5। ठीक है, if n represents the number of nickels, which equation could be used to find the number of nickels Larry has? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देखें ऑप्शंस में, देखें यहाँ पे डॉलर्स नहीं है, यहाँ पे 145 1.45 नहीं है, तो 1.45 डॉलर्स बराबर होते हैं 145 सेंट्स के। सेंट्स अमेरिकन करेंसी के अंदर सेंट, $1 बराबर होता है 100 सेंट्स के। ठीक है, उसी तरह 1.45 जो है डॉलर बराबर होंगे 145 सेंट्स के। ये आप एक चीज ध्यान में रखें। उसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि निकल्स और डाइम्स इनके जो है क्या कहते हैं वैल्यू क्या होता है, सही है, कितने सेंट्स के बराबर होते हैं। यानी कि हमें पता है कि 1 डाइम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंट्स एंड 1 निकल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 5 डाइम सॉरी 1 डाइम इज इक्वल टू 5 सेंट्स। ठीक है, एंड 1 निकल इज इक्वल टू 10 डाइम्स। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड देन फिर आपने बतानी है कि अब इक्वेशन क्या होगी। हमें पता है लेरी हैज 7 मोर डाइम्स देन निकल्स। ठीक है, 7 मोर डाइम्स देन निकल्स। इफ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ निकल्स, तो हमने क्या करना है, 5n हमें पता है निकल की डाइम की प्राइस क्या है, 5 सेंट्स के बराबर है, निकल की 10 डाइम्स के बराबर है, तो हम इनके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वो बराबर हो जाएगा 145 सेंट्स के। ठीक है, ये करेंसी है अमेरिकन करेंसी, डाइम निकल और फोर्ट सेंट्स इसके अंदर आता है। इसकी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे किसी ने भेजा था वो ये था। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ n करेक्टली फैक्टर्ड एन एक्सप्रेशन दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, हर फैक्टर्स कुड बी। ये वाला क्वेश्चन है, इफ n कोई भी बच्चा है करेक्टली फैक्टर्स एन एक्सप्रेशन दैट इज, कोई एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स निकाल रहा है। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन कौन सा है, वो है डिफरेंस टू परफेक्ट स्क्वायर्स का। टू परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी कि टू परफेक्ट स्क्वायर्स माइनस हो रहे हैं, हर फैक्टर्स कुछ भी। तो हम पहले तो बना देते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो सकता है, टू परफेक्ट स्क्वायर्स मान लें, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है एक्स। एक परफेक्ट स्क्वायर एक्स है, उसका डिफरेंस दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा एक एक्स प्लस वाई और दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आप देखें इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, इस तरह के कोई फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो इस तरह का जी बिल्कुल हमारे पास फैक्टर जो है वो है बी। बी में देखें 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। बाकी अगर आप पहला देखें तो इसमें यहाँ पे डिफरेंट है, x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है, और इसमें देखें तो दोनों में माइनस है। फैक्टर्स तो सेम है लेकिन दोनों माइनस है। यहाँ पे देखें 2y और दोनों में माइनस भी है, और ये जो है चेंज है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही है एक जिसमें दोनों में, एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में 2x है दूसरे में भी 2x है, एक में 3y है दूसरे में भी 3y है। सो दैट इज व्हाट वी मीन, ये टू परफेक्ट स्क्वायर्स के फैक्टर्स इस तरीके से निकल सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। जी फॉर्मूला यूज होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करें, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन यू विल
नो द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है ट्रेन ट्रबल। अ ट्रेन इज 240 मीटर लॉन्ग। ट्रेन, जो ट्रेन है उसकी साइज है 240 मीटर्स लॉन्ग। इट क्रॉसेज अ ब्रिज। अब ब्रिज कौन कितनी क्रॉस कर रही है, वो क्रॉस कर रही है 360 मीटर्स की ब्रिज क्रॉस कर रही है। कितने सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दिए गए हैं मीटर्स। ठीक है, आपने मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, आपने सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, एक सेकंड याद रखें, हमें क्या बताया गया है, ट्रेन की लेंथ भी बताई गई है और ब्रिज की लेंथ भी बताई गई है। तो हमारे डिस्टेंस के अंदर दोनों की लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो हमारी टोटल लेंथ हो गई 600 मीटर्स। ठीक है, 600 मीटर्स। और हमारा टोटल टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। तो हमारी स्पीड कितनी होगी, अगर हम मीटर पर सेकंड में फाइंड करें तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड। स्पीड आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। हमारी मीटर पर सेकंड में, लेकिन याद रखें सवाल में हमसे किलोमीटर पर आवर पूछा है, मीटर पर सेकंड नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को हम कर लेंगे कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में। हमें मिला है 20 मीटर पर सेकंड और हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। सही है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अच्छा किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं ना। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट दिस 72। मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करके, जो आंसर आएगा उसको आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट इन किलोमीटर पर आवर। आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60% वाटर। A solution contains 60% water and 40% salt. If 4 liters of water are added to the solution, the new mixture contains 70% of water. How many liters was the original solution? सवाल को समझें पहले। अ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, कोई भी है, उसके अंदर जो है 60% वाटर है और 40% सॉल्ट। ठीक है, हमने क्या करना है, आप अज्यूम करें, क्वेश्चन अज्यूम करें, अजम्पशन ये लगाएं कि ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा सॉल्ट और उसको वाटर को मिला के वो होगा x। ठीक है, तो 60% ऑफ x यानी कि 0.6x। सॉल्व करेंगे 60% ऑफ x को तो आपके पास आ जाएगा 0.6% ऑफ x। ठीक है, और आपके पास सॉल्ट है 40%, तो 0.4% ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आफ्टर एडिंग 4 liters ऑफ वाटर, द टोटल वाटर, अब पहले वाटर क्या था, 0.6 ऑफ x था, प्लस हमने 4 लीटर्स और कर लिए, तो हमारे पास ये न्यू सॉल्यूशन ऑफ और वाटर आ गया नए उसके अंदर। और न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम में आप 0.4x को 0.6x प्लस 4 से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका न्यू सॉल्यूशन बन जाएगा 6.4 लीटर्स। कैसे होगा, जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल, आपने 0.4x को प्लस करना है वाटर के साथ ना, पूरे वाटर, क्योंकि हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए तो हमने सॉल्ट वाटर दोनों को ऐड करना है। सॉल्ट हमने न्यू ऐड नहीं किया, तो न्यू जो भी वॉल्यूम बनेगा उसमें सॉल्ट भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वाटर चेंज है, तो वाटर चेंज जो है वो कितना आया, 0.6x प्लस 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.4x प्लस 0.6x इज इक्वल्स टू x, 1x बन जाएगा पूरा, प्लस 4। ये हमारा न्यू वॉल्यूम बन गया। 4 लीटर ज्यादा पानी ऐड करने के बाद न्यू वॉल्यूम ऑफ जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारा ये बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन इज 75%। सो अगर हम ये करें, हमारे पास अगर हमने वाटर का निकालना है, वाटर का न्यू के अंदर हमारे पास है 0.6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है x प्लस 4
और ये जो है बराबर है, ये पूरा जो है वो बराबर है इसके 75% के, 75%। अब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6.67 लीटर्स आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो है हमारे पास वॉल्यूम था, ओरिजिनल वाटर हमारे पास ऐसा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमीज एप्पल प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है, एमी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एप्पल्स एज बेथ। एमी हैज 3 टाइम्स many apples as Beth, and Beth has 4 more apples than Carla. Beth has 4 more apples than Carla. If together they have 52 apples, how many apples does each person have? सही है। अब इसमें से सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, ये बैकवर्ड करें, यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एमी का रिलेशनशिप बैथ के एप्पल्स के साथ है और बैथ का रिलेशनशिप कार्ला के एप्पल्स के साथ है। तो अगर हम सपोज करें कि कार्ला के पास जो एप्पल्स हैं वो एक्स हैं, सही है, एक्स एप्पल्स कार्ला के पास हैं, और बैथ के पास कार्ला से 4 ज्यादा है, सही है, तो बैथ हैज x+4। कार्ला के एप्पल्स में से 4 मिलाएंगे तो वो बैथ के एप्पल बन जाएंगे। ठीक है, और बैथ से ज्यादा एमी के पास है, एमी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एप्पल्स एज बैथ। अब बैथ के पास x+4 थे, तो एमी के पास उसके 3 टाइम्स ज्यादा है, तो विच इज 3 टाइम x+4। अब इन सब का सम कर देंगे अगर हम सारों का, तो वो बराबर है 52 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे और कुछ पॉइंट में सॉल्यूशन आएगा इसका, आई सपोज, क्योंकि ये बराबर होगा 5x + 16 इज इक्वल्स टू 52। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 16 करें, 52 में से 16 माइनस करें तो आई थिंक 36 बच जाएगा। ठीक है, अब 5 सॉरी x इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास कुछ 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी जो कि आपका होगा, तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 7 एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स ऑफ कोर्स पॉइंट में नहीं हो सकते, तो इट विल बी 7 एप्पल्स आपका ओरिजिनल आंसर आएगा। ठीक है, परसेंटेज के और भी अच्छा ये है ना, एक और परसेंटेज का, ये वाला करें। प्रॉब्लम, अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ $250। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम? A business makes a profit of 25% by selling an item for $250. What was the original cost of the item? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, मैं बताती हूँ। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, हमें नहीं पता कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हमें नहीं पता कि हमारे आइटम की क्या थी। अब नई कॉस्ट हमें पता है, 25% ऐड करने के बाद हमें पता है कि उसकी कॉस्ट है 250, तो हम कहेंगे 125% ऑफ x इज इक्वल्स टू 250। इसको सॉल्व करेंगे 125 डिवाइडेड बाय, अगर हम करें 125 डिवाइडेड बाय 100 x इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, अब ये जो 100 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 125x इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 250 multiplied by 100 will be equal to 125x is equals to 2500 20 250 something 25,000। ठीक है, so x is equals to 25,000 divided by 125 will be equals to 200। तो हमारा जो आंसर है ओरिजिनल प्राइस वो है 200। सही है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये देखिए 25% नहीं होगा, ये 125% होगा, क्योंकि देखिए 25% इंक्रीज हुआ है ना, पहले जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें 25% इंक्रीज करने के बाद जो न्यू प्राइस बनी है वो है 250, तो पहले तो 100% था ही, उसमें 25% और इंक्रीज आया है, तो 125% ऑफ x इज इक्वल्स टू 250।
क्योंकि हमें न्यू प्राइस पता है, ओरिजिनल प्राइस पता है, हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, हमें न्यू प्राइस पता है जो चेंज हो गई है। तो दैट्स वाई हमारा जो है ये आंसर इस तरीके से होगा। सही, आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड बाकी के क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज जो है वर्ड प्रॉब्लम्स कराएं। टॉपिक वाइज तो मैं करवा लेती, लेकिन ना टॉपिक्स तो अभी ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। बाकी मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मिस वर्ड प्रॉब्लम कराएं, वर्ड प्रॉब्लम्स कराएं, तो इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराए हैं। अभी भी और भी आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको जहाँ पे जिस क्वेश्चन में मसला हो रहा है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में वो वर्ड प्रॉब्लम भी समझा दूंगी जो आप मुझे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, परसेंटेज के करवा दो, नो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ओके।